अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो गाइस, जिन लोगों ने अब तक किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मौजूद है। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, आप रिकॉर्ड करें, भेजें, लेकिन जहाँ पे भी आप रिकॉर्ड करें वहाँ पे डिस्ट्रॉशन या शोर मौजूद ना हो। अच्छा गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये अजीम साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि इनका जो बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ है वो इंटीरियर सिंध से है, लेकिन ये बताते हैं कि 2007 में इनकी पूरी फैमिली कराची में शिफ्ट हो गई थी और जब ये कराची में शिफ्ट हुए तो इनका जो इंटीरियर सिंध का घर था या कोठी थी या हवेली थी वो वहाँ पे ऐसी खाली मौजूद थी। और इसी तरह ये जिक्र करते हैं कि घरों में इनका एक फार्म हाउस मौजूद था जो काफ़ी अरसे से इस्तेमाल नहीं हुआ था या किसी को दिया नहीं गया था। ये बताते हैं कि मेरे जो दोस्त थे वो काफ़ी अरसे से पीछे लगे हुए थे कि कोई प्लान बनाओ, कोई प्रोग्राम बनाओ कि हम लोग फार्म हाउस जाएं, वहाँ पे 1-2 दिन गुजारें, थोड़ा फ्रेश हो जाएं। मैं मुसलसल कोशिश कर रहा था कि उस जगह को या उस फार्म हाउस को इग्नोर कर सकूं, क्योंकि उसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें महसूस की थी या सुनी हुई थी। लेकिन जब मुसलसल मेरे दोस्त पीछे लगे रहे और मुझसे रिक्वेस्ट करते रहे तो बिलाखिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो कमिंग सैटरडे, उस सैटरडे को हम लोग उस फार्म हाउस चले आएंगे, वहाँ पे 1-2 दिन गुजारेंगे और मंडे को वापस आ जाएंगे। ये बताते हैं कि हमारे साथ हमारा एक दोस्त था जो कि कराची का ही लड़का था, उसका नाम काशिफ रज़ा था, वो मौजूद था और उसका भी प्लान था कि वो हमारे साथ फार्म हाउस जाएगा, वहाँ पे 1-2 दिन गुजारेगा। अब ये जो काशिफ रज़ा था, इसकी कुछ अरसे पहले इंगेजमेंट हुई थी और इसकी आदत थी कि रात में 12-1 बजे से सुबह 3-4 बजे तक ये अपनी फियांसी से या अपनी मंगेतर से फ़ोन पे बात किया करता था। तो ऐसे हुआ, एज़ पर प्लान हम सारे के सारे दोस्त फार्म हाउस पहुँचे, वहाँ जाके अपना सामान वगैरह रखा और रात का टाइम था, हल्की हल्की सर्दी हो रही थी। हमने बीच में बहुत सारी लकड़ियाँ रखी, उनमें आग लगा दी और आपस में बात करने लगे। सब के सब दोस्त बहुत एंजॉय कर रहे थे, सबको बहुत अच्छा लग रहा था। इसी दौरानिए में जो हमारा दोस्त था जो कि कराची वाला था, उसने एकदम से कहा कि यार मुझे अपनी मंगेतर से बात करनी है, तो मुझे एक्सक्यूज़ करें आप लोग। अब इनके जो दोस्त थे या ये खुद ये बताते हैं कि हम लोग सब उसको तंग करने लगे और हमारी पूरी कोशिश थी कि आज ये किसी भी तरह अपनी मंगेतर से बात ना कर सके। खैर, उसने फ़ोन उठाया और अपनी जो मंगेतर थी उससे बात करने लगा। अब जब वो बात कर रहा था तो वो फार्म हाउस के अंदर ही मौजूद था। जब हम लोगों ने उसको मुसलसल तंग करना शुरू किया तो बिलाखिर उसने कहा कि मैं थोड़ी देर बात कर लेता हूँ, वापस आ जाऊँगा, मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ। अब हमारे जो दोस्त थे वो कहने लगे कि इतनी रात में बाहर जाना ठीक नहीं है, तुम यहीं बैठ जाओ। लेकिन जैसे उसके सर पे तो भूत सवार हो चुका था, उसने कहा कि नहीं, मुझे बाहर ही आना है। खैर, वो फार्म हाउस से बाहर की तरफ निकल गया और अपनी मंगेतर से बात करने लगा और बाकी जो हम सारे दोस्त थे आपस में मजाक मस्तियाँ करने लगे। ये बताते हैं कि उसको बाहर निकले हुए 15-20 मिनट हो चुके थे और हमें पता था कि 1-1.5 घंटे तक वो कम से कम बात करेगा और उसके बाद ही वापस आएगा। ये बताते हैं कि उसका वेट करते करते हमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा गुजर गया, फिर 2 घंटे गुजर गए और इसी तरह पूरे 3 घंटे गुजर गए। जब 3 घंटे तक हमारा जो दोस्त था वो वापस नहीं आया तो हमने सोचा कि अब उसको फ़ोन करते हैं और उससे पूछते हैं कि बिलाखिर बात करते करते कहाँ चला गया है, इतना दूर क्यों चला गया है। खैर, हमने उसको फ़ोन करना शुरू किया तो मुसलसल उसका फ़ोन बज रहा था लेकिन वो पिक नहीं कर रहा था। तकरीबन 8 से 10 हमने ट्राइस की, मुसलसल उसका फ़ोन बजता रहा और उसने पिक नहीं किया। और जब ये सूरत हाल हुई तो हम सारे के सारे जो दोस्त थे वो परेशान होना शुरू हो गए। अब हम सबको लग रहा था कि कुछ ना कुछ गलत हो गया है, लिहाजा सारे के सारे दोस्त परेशान हो गए। अब हम लोगों ने सोचा कि हम गाड़ी में चलते हैं, उसको जाके तलाश करते हैं, देखते हैं, अल्लाह ना करे कोई हादसा या कोई वारदात उसके साथ ना हो गई हो। ये बताते हैं कि हम गाड़ी में निकले और तकरीबन 15-20 मिनट तक उसको ढूंढते रहे, वो नहीं मिला। उसके बाद
आगे जाके एक छोटा सा तालाब या पॉन्ड मौजूद था। हमने सोचा कि वहाँ भी देख लेते हैं, हो सकता है वहाँ पे बैठा हो। जब हमने वहाँ जाके देखा तो हमने देखा कि हमारा जो दोस्त है वो वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ है। अब जब हमने उसको वहाँ पे बेहोश देखा तो हमारे औसान ख़ता हो गए। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, यकीनन इसके साथ कुछ ना कुछ हुआ था। खैर, जब उसकी चीज़ें चेक की तो उसका मोबाइल, वॉलेट वगैरह सब कुछ मौजूद था, लिहाजा हमें इत्मीनान हो गया। अब हम लोगों ने उसके मुंह पे पानी डालना शुरू किया, और जब हमने उसके मुंह पे पानी डालना शुरू किया तो वो होश में आया। और जब वो होश में आया तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार था। वो हमसे ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, वो बस इशारों में बोल रहा था कि जैसे यहाँ से चलो या फ़ौरन यहाँ से निकलो। खैर, हम लोग उसको लेके फार्म हाउस आ गए। वहाँ आके उसकी तबीयत ज़रा बेहतर हुई, और जब वो होशो हवास में आया तो हमने उससे पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया था, तुम वहाँ कैसे गए थे और वहाँ जाके बेहोश क्यों हुए थे। ये बताते हैं पहले तो वो इनकार करने लगा। वो कहने लगा बस यहाँ से चलो, इस फार्म हाउस से निकलो, जब यहाँ से चले आएंगे तो मैं तुम्हें बताऊँगा। ये बताते हैं कि जब हमने काफ़ी इंसिस्ट किया तो इनका जो दोस्त था वो बताने पे मजबूर हो गया। वो कहने लगा कि मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, अब तुम क्योंकि मुझे तंग कर रहे थे तो लिहाजा मैंने सोचा कि फार्म हाउस की बाहर की तरफ चले आता हूँ और थोड़ी देर साइड में खड़े होकर बात कर लूँगा। अब जबकि मैं बात कर रहा था तो मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि जो फार्म हाउस के बाहर की तरफ झाड़ियाँ या दरख्त वगैरह मौजूद है, वहाँ पे कोई मूवमेंट हो रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुत्ता या कोई इस तरह का जानवर है जो दरख्तों में मौजूद है और बार बार वो हिल रहा है, तो उसके हिलने से एक अजीब सा शोर है जो पैदा हो रहा है। पहले तो मैं यही समझता रहा कि मे बी कोई जानवर है या कोई कुत्ता वगैरह है, लेकिन जब मुसलसल आवाज़ आने लगी तो मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ आखिर कौन है जो मुझे डराना चाह रहे हैं। मेरे जहन में ये भी था कि हो सकता है मेरे दोस्त हों जो मेरे साथ शरारत कर रहे हों, मुझे डराना चाहते हों। खैर, मैं इन्हीं ख्यालात में था कि एकदम से मैंने देखा कि झाड़ियों के अंदर से दो आंखें हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो जो आंखें हैं वो चमक रही हैं या स्पार्क कर रही हैं। अब जब मैंने ये दो आंखें देखी तो बजाय इसके कि मैं वापस फार्म हाउस में आता, मैंने सोचा थोड़ा सा आगे की तरफ चला जाता हूँ, क्योंकि मैं अपनी मंगेतर से बातें करते हुए इस कदर होश को बैठा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए उससे बात करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बहरहाल, जब मैंने वो आंखें देखी तो मैं अंदर आने के बजाय और मज़ीद आगे चला गया, और जब मैं उससे बात करते करते आगे बढ़ता रहा तो मैंने देखा कि सामने एक पॉन्ड या एक तालाब नज़र आ रहा है, और वहाँ पे दो चार पत्थर भी पड़े हुए थे। अब जब मैंने ये मंजर देखा तो मैंने सोचा कि उन पत्थरों पे, जो कि बड़े बड़े पत्थर थे, वहाँ जाके बैठ जाता हूँ। वहाँ जाके बैठ के अपनी मंगेतर से बात कर लेता हूँ, और जब उससे बात कर लूँगा तो वापस फार्म हाउस के अंदर आ जाऊँगा। अब ये बताते हैं कि जैसे जैसे वो वहाँ जाके बैठा, वैसे वैसे उसको महसूस हो रहा था कि किसी के चलने की या कदमों की आवाज़ आ रही है, और जैसे ही उसको आवाज़ आती वो सराउंडेड एरिया में देखता तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं होता। खैर, वो मुसलसल बात कर रहा था, फ़ोन पे इसका ध्यान था कि एकदम से इसने देखा कि ये जो पॉन्ड है, ये जो तालाब है, इसके सामने की तरफ या इसके अपोजिट तरफ कोई है जो बैठा हुआ है, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई लड़की है जो वहाँ पे बैठी हुई है और मुसलसल इसको देख रही है। अब क्योंकि हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था, बस इतना पता चल रहा था कि सामने कोई लड़की बैठी हुई है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कौन बैठा हुआ है। ये मुसलसल फ़ोन पे बिज़ी था कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो लड़की थी जो सामने की तरफ बैठी हुई थी, उसने चलना शुरू किया, और जब उसने चलना शुरू किया तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि ये जो तालाब है, ये जो पॉन्ड है, इसको क्रॉस करती हुई वो इसके पास या इसके करीब आना चाह रही है। अब ये मुसलसल फ़ोन पे बात कर रहा था, लिहाजा इसने इग्नोर कर दिया। ये फ़ोन पे ही बात करता रहा। किसी दौरानी में इसको महसूस हुआ कि वही लड़की जो सामने की तरफ बैठी थी या इससे बहुत दूर बैठी हुई थी, वो चलती हुई आहिस्ता आहिस्ता करके इसके बिल्कुल पीछे आके खड़ी हो चुकी है। खैर, जैसे ही इसको एहसास हुआ कि इसके पीछे कोई आया है या आके खड़ा हुआ है, तो उसने पलट के देखा, और जब इसने पलट के देखा तो उसने देखा कि इसकी ही मंगेतर, जिससे ये फ़ोन पे बात कर रहा है, वही इसके सामने खड़ी हुई है और उसको देख के मुस्कुरा रही है। अब जब इसने मंजर देखा तो इसकी समझ से बाहर था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि इसको पता था इसकी जो मंगेतर है वो कराची में मौजूद है और ये उससे फ़ोन पे बात कर रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता था कि इसकी मंगेतर के ही रूप में कोई लड़की इसके पीछे आके खड़ी हो चुकी है, और बिल्कुल वो हूबहू वैसी ही है जैसे इसकी मंगेतर है। खैर, उसको देख के ये चौंक गया
और इसने एकदम से फ़ोन काटा और उस लड़की को देख के, जो कि इसके मंगेतर के रूप में थी, कहने लगा कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो। ये बताता है कि जैसे ही मैंने ये कहा तो वो जो लड़की थी, जो मेरी मंगेतर के रूप में थी या मेरी मंगेतर लग रही थी, उसने बाकायदा मेरी मंगेतर की आवाज़ में मुझे कहा कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ पे आ चुकी हूँ, आओ मेरे साथ बैठो, बात करो। अब जब उसने ऐसे कहा तो इसके ऊपर खौफ तारी हो गया, इसको डर लगने लगा। इसको अंदाज़ा हो चुका था कि कोई दूसरी मखलूक है जो उसकी मंगेतर के रूप में या इसकी फियांसी के रूप में इसके सामने खड़ी हुई है। लिहाजा ये एकदम पीछे हटने लगा और पीछे हट के भागने ही वाला था कि एकदम से वो जो लड़की थी, जो हूबहू इसकी मंगेतर की तरह थी, उसने इसका हाथ पकड़ा। और जैसे ही उसने इसका हाथ पकड़ा तो ये बताता है कि उसका जो हाथ था वो इस कदर शदीद ठंडा था कि ऐसा लग रहा था कि किसी बर्फ़ में मेरा हाथ रख दिया गया है या किसी ने मेरे हाथ पे बर्फ़ रख दी है। ये बताता है कि मैं उससे हाथ छुड़ाना चाह रहा था, लेकिन मैं उससे हाथ नहीं छुड़ा पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत सख्ती से पकड़ा गया है। खैर इसी दौरानिए में इसको जो भी आयत वगैरह आती थी वो इसे पढ़ने की कोशिश की। ये आयत पढ़ना चाह रहा था, लेकिन इसके जहन में न इसकी ज़बान पे वो आयतें आ रही थी जो ये पढ़ना चाह रहा था, न ये पढ़ पा रहा था। जब इसको मुकम्मल तौर पे बेबसी महसूस होने लगी, उसने पूरी कोशिश से उस औरत से या उस लड़की से अपना हाथ छुड़ाना चाहा। इसने एक झटका दिया और जैसे ही इसने झटका दिया तो वो जो लड़की थी या वो जो औरत थी जिसने इसका हाथ पीछे से पकड़ा हुआ था, वो एकदम से इसके सामने आके खड़ी हो गई। यानी कि जिसने पीछे से हाथ पकड़ा हुआ था उसी से हाथ छुड़ा रहा था और वो सामने आके खड़ी हो चुकी थी। ये बताता है कि जब मैंने ये मंजर देखा तो उसके बाद मैंने एक ज़ोर से चीख मारी, और जब मैंने चीख मारी तो उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। खैर ये बताते हैं कि अपने दोस्त से ये सारी बातें सुनने के बाद हमें अंदाज़ा हो चुका था कि यकीनन किसी मुश्किल में फंस चुका था, और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग बाहर निकल गए। अगर हम बाहर नहीं जाते तो हो सकता है कि इसकी जान भी जा सकती थी। खैर ये बताते हैं कि जैसे तैसे करके हम वापस कराची आए, और जब वापस कराची आए तो काफ़ी सारे लोगों से ये डिस्कशन हमने किया, और बहुत सारे लोगों ने हमें मशवरा दिया कि हमें अपने दोस्त को किसी रूहानी शख्सियत को या किसी साहिब इल्म आदमी को दिखाना चाहिए। ये बताते हैं कि एक करीबी मस्जिद थी, वहाँ के इमाम साहब से हमने रब्ता किया और उनको सारा का सारा वाक़या बताया। तो वो जो इमाम साहब थे उन्होंने कुछ पानी वगैरह पे दम करके हमारे दोस्त को दिया और कहा कि ये पानी आपने पीना है, और एक तावीज़ हमारे दोस्त को दिया। उसको कहा कि मुसलसल ये पहन के रखें, अगर आप ये पहन के रखेंगे तो वो जो मखलूक थी जो आपको वहाँ पे नज़र आई थी वो आपको दोबारा नज़र नहीं आएगी। अगर आप ये तावीज़ उतार देंगे तो हो सकता है कि वो दोबारा आपसे रब्ता करे, और ये भी हो सकता है कि वो दोबारा से आपकी मंगेतर के रूप में आपके सामने आ जाए। ये बताते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि 15-20 दिन के अंदर अंदर हमारा जो दोस्त था उसकी तबीयत बेहतर हो गई, वो नॉर्मल हो गया। लेकिन आज भी अभी तक वो जो तावीज़ उसको दिया गया था वो ये तावीज़ पहनता है। अच्छा कहता, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये हामिद साहब ने हमें भेजी है, और ये भी 2010 का जिक्र करते हैं। ये बताते हैं कि इनके मामू और मुमानी 2010 में पंजाब के गांव में रहा करते थे। मामू मुमानी जिस घर में या बंगले में रहा करते थे वो बहुत बड़ा घर था। मामू मुमानी की कोई औलाद नहीं थी, तो लिहाजा वो दोनों अकेले रहा करते थे, और एक दो मुलाजमीन थे जो कभी कभी उनके घर में रुक जाया करते थे। इनके मामू मुमानी ने जब शुरू में वो घर लिया था तो उसके बाद कुछ वाक़यात पेश आए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो वाक़यात थे वो ख़त्म हो गए थे। जैसे कि इनके मामू जिक्र करते हैं कि जब हम नए नए उस घर में गए थे तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, और तुम्हारी मुमानी सो चुकी थी और मैं सोने की तैयारी कर रहा था। एकदम से मुझे आवाज़ आना शुरू हुई कि जैसे कोई रो रहा है। पहले तो मैं समझा कि हो सकता है कि कोई कुत्ता रो रहा हो, कोई बिल्ली रो रही हो, क्योंकि आमतौर पे रात में जानवर रोया करते हैं। लिहाजा मैंने इग्नोर करने की कोशिश की और मैं बेड पे लेटने लगा। जैसे ही मैं बेड पे लेटने वाला था तो मुझे महसूस होने लगा कि ये जो रोने की आवाज़ है ये बहुत करीब से आ रही है। अब एक दिल कह रहा था कि मैं इग्नोर कर दूं, एक दिल कह रहा था कि मैं जाके देखूं, अल्लाह ना करे कोई तकलीफ़ में ना हो, कोई परेशानी में ना हो। खैर काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे जाना चाहिए और जाके देखना चाहिए। अब इनके बाबू ने जैसे ही अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो सामने सहन मौजूद था, और सहन के पीछे एक गेट मौजूद था, और ये लोग आमतौर पे घर से बाहर जाने और आने के लिए उसी गेट को इस्तेमाल किया करते थे।
खैर जब इन्होंने बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो इनको एकदम से ऐसा लगा जैसे कोई सहन में मौजूद था और एकदम पीछे हटाए। अब जब इनके मामू को ये लगा तो 2-4 चीज़ें उनके जहन में आईं, जिनमें से एक ये था कि हो सकता है कोई बिल्ली हो, और एक ये था कि हो सकता है कोई चोर घुस आया हो। अब जब उनके जहन में ये चीज़ आई कि हो सकता है कि कोई चोर हो, तो इन्होंने डिसाइड किया कि अंदर जाता हूँ और जो गन मेरे पास मौजूद है वो गन लेके मैं देखता हूँ, अगर कोई चोर होगा तो उसको पकड़ लेंगे या कम से कम सेफ्टी हो जाएगी। अब इनके मामू अंदर गए, जल्दी से गन लेके आए, और जब वो वापस आए तो इनको दोबारा से महसूस हुआ जैसे कि अभी कोई सहन में मौजूद था, और जैसे ही ये बाहर आए वो पीछे हट गया है। खैर गन लोड करने के बाद इनके जो मामू थे आहिस्ता आहिस्ता करके सहन की तरफ बढ़ने लगे, और जैसे जैसे वो सहन की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे ये जो रोने की आवाज़ थी ये बढ़ती चली आ रही थी। अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि कोई वाकई में इनके घर के अंदर मौजूद है, और जो भी मौजूद है वो रो रहा है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ रहे थे, और वहाँ से मुसलसल रोने की जो आवाज़ थी वो बढ़ती चली आ रही थी। खैर जैसे ही सहन ख़त्म हुआ, यानी गेट वाला हिस्सा शुरू हुआ, तो इनके मामू ने देखा कि इनका जो गेट है उसके बराबर में जो दीवार है, यानी कि जो घर की दीवार थी, उस दीवार के ऊपर कोई बैठा हुआ है। अब जब इन्होंने गौर करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही पतली दुबली सी औरत है जो घर की दीवार के ऊपर बैठी हुई है, और इनको देख के मुसलसल रो रही है। अब ये इस औरत को देख के बड़े हैरान हुए, क्योंकि जो घर की दीवार थी ये तकरीबन 9 से 10 फीट की थी। घर की इस दीवार पे किसी का चढ़ना तकरीबन नामुमकिन था। पहला सवाल तो यही था कि औरत ऊपर चढ़ी कैसे, अगर चढ़ भी गई है तो ये है कौन, ये कहाँ से आई है। अब इनके मामू ने जब इस औरत को देखा, गौर किया, तो गन तान के उसके सामने खड़े हो गए। उसको कहने लगे कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और रो क्यों रही हो। ये सुन के वो जो औरत थी उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुसलसल इनको देखने लगी और देखते देखते रोने लगी। अब जैसे जैसे वो रो रही थी इनके मामू का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। वो औरत इनको कोई जवाब नहीं दे रही थी। ये बार बार उससे पूछ रहे थे कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। खैर जब उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया तो इनके मामू ने उसको कहा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये सुन के वो जो औरत थी वो रोते रोते एकदम से हंसने लगी, और जैसे ही वो हंसने लगी तो इनके मामू को बहुत शदीद गुस्सा आया। अब इनके जो निशाने थे वो बड़े पक्के थे। इन्होंने गन उस औरत की तरफ की और फायर खोल दिया। जैसे ही इन्होंने फायर मारा वो जो औरत थी देखते ही देखते वो नीचे गिरी, और जैसे ही वो नीचे गिरी ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कोई चीज़ महलूल हो जाती है या हवा में कोई चीज़ गायब हो जाती है। वैसे ही वो जो औरत थी जैसे ही नीचे की तरफ आई, यानी जब उसको गोली लगी वो नीचे की तरफ आई, और वो बजाय नीचे गिरने के हवा में गायब हो गई। अब जब इनके मामू ने मंजर देखा तो उनको समझ में आई कि ये जो कुछ देख रहे थे, ये जो मखलूक थी, ये कोई नॉर्मल औरत नहीं थी। लिहाजा ये जल्दी से पलटे, इनको जो भी आयत वगैरह आती थी वो उन्होंने पढ़ना शुरू की, और जैसे तैसे अपने कमरे में पहुँचे। और जब ये अपने कमरे में पहुँचे तो उस फायर की आवाज़ की वजह से इनकी जो वाइफ थी, यानी जिन्होंने कहानी भेजी, उनकी जो ममानी थी वो भी जाग चुकी थी। ये बताते हैं कि ये जो वाक़या था ये बड़ा यादगार वाक़या था। इसके बाद इनके जो मामू ममानी थे उन्होंने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। अक्सर आमतौर पे ये सूरह बकरा की तिलावत लगा दिया करते थे, या जो भी इनको आयत वगैरह आती थी वो पढ़ते रहते थे। ये बताते हैं कि इनके मामू को अक्सर घर के अंदर बच्चों की प्रेजेंस भी फील हुआ करती थी। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं ये स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, क्योंकि देखिए आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक करने के साथ साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं, और वो लोग जिन लोगों ने किसी भी वजह से अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ करें कि अल्लाह मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, हम सबकी सलामती हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।